सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण एवं संप्रेषण। आपका सेकंड पेपर, आपको पता है कि ये पूरा 50 नंबर का पेपर है और इसका नाम क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। और आपका फर्स्ट पेपर बाल विकास ऑलरेडी चल ही रहा चैनल पर, अभी सेकंड पेपर भी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसको भी पढ़िए और पूरे के पूरे 50 नंबर का ये पेपर है। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण क्या होता है और संप्रेषण क्या होता है। तो यहाँ पर हम शिक्षण को आज विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाना है। एक एक चीज जब क्लियर रहेगी तो एग्जाम में आपके पास जब आपको आंसर लिखना होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भरे हुए होंगे, आपको सिर्फ कॉपी भरनी रहेगी। तो इसलिए जो मैं समझा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कुछ भी इसमें रटना नहीं है। शिक्षण का मतलब ही टीचिंग होता है, और एक टीचर करता क्या है, टीचिंग ही तो करता है। टीचर क्या करता है, पढ़ाता ही तो है। तो पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने का मतलब क्या होता है, पढ़ाई से क्या क्या चीजें बदलती है और पढ़ाना क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य होता है, और एक शिक्षक के लिए पढ़ाना कितना जरूरी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए टीचिंग क्या होती है। तो शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। तो शिक्षण का क्या अर्थ है, किसी को पढ़ाना, जैसे कि टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा देना, शिक्षा भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, यानी कि नॉलेज भी दे रहे हैं बच्चों को। तो ज्ञान एवं कौशल को प्रभावित करने वाले कार्य या ज्ञान और कौशल को प्रवाहित करने वाले कार्य, प्रक्रिया एवं कला को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण की यहाँ से हम परिभाषाएं देखेंगे। तो B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो यहाँ पर देखिए, जो शिक्षण होती है यह क्या करती है, सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है, यानी कि जो हमारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, हमारे अंदर सीखने की तत्परता को और तेज करती है। बर्टन ने क्या कहा शिक्षण के बारे में, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। क्लार्क ने क्या कहा है, शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कब होता है, उनके ज्ञान में कब वृद्धि होती है, जब वो क्लास में आते हैं। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो शिक्षण कार्य वह कर रहे हैं, जो भी वह टीचिंग का काम कर रहे हैं, उसको बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। और जब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उनकी बातों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रायबर्ड ने क्या कहा है, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। रायबर्ड ने क्या कहा है, 3 केंद्र बिंदु होते हैं। कैसे 3 केंद्र बिंदु होते हैं, इसको हम समझेंगे। शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होने का मतलब कुछ इस तरीके से, आप जैसे कि त्रिभुज होता है, तो इसमें त्रिभुज में देखिए आप 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से, पहला टीचर यानी कि शिक्षक को माना गया है, दूसरा स्टूडेंट यानी कि बालक को माना गया है, और तीसरा माना गया है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को। तो शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। जैसे कि अब टीचर क्लास में आ रहे हैं, टीचर क्लास में आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना। तो पढ़ाने के लिए उनके पास क्या होगी, एक किताब होगी, एक कोई ना कोई पाठ्य वस्तु होगी, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हो। यानी कि बालक और जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, इनके बीच में जो संबंध बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, इस पाठ्यक्रम के थ्रू बन रहा है। ये जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, यही इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रही है। शिक्षक क्या करते हैं, उस पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हैं और बच्चा उस पाठ्य वस्तु को, उस सब्जेक्ट को सीखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 लोगों के मध्य बनने वाला संबंध है। ये किसने कहा है, रायबर्ड ने कहा। जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर B.F. स्किनर ने क्या कहा है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। जो शिक्षण है वो पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, क्योंकि जो शिक्षण होता है इसमें पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, पुनर्बलन आप लोग यहीं पर समझ लीजिए, बहुत जरूरी है आप लोग जाना कि पुनर्बलन क्या होता है, ये शब्द का मतलब क्या है। जैसे कि आपने
कोई चैप्टर पढ़ाया है गणित का, उस चैप्टर के सारे सवालों को बच्चों को समझा दिया, बच्चों को समझ में भी आ गया है। जब आप दूसरे दिन दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आया क्यों ना मैं बच्चों का टेस्ट लूँ या एक-एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर बुला करके सवाल लगवा करके चेक करूँ क्या सारे बच्चों को अच्छे से सवाल आ गए हैं। तो आपने रैंडम किसी एक बच्चे को खड़ा किया, उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाया और उसको एक सवाल दिया और वह उस सवाल को लगा लिया। जब बच्चे ने सवाल को लगा लिया तो आप क्या बोलोगे? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होगा? पुनर्बलन होगा, रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चे को आपने क्या किया? प्रोत्साहित किया और क्योंकि उसने काम अच्छा किया, आपने बच्चे के लिए क्लास में ताली बजवाया। तो ये सब क्या है? पुनर्बलन, यानी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, पुनर्बलन का मतलब पुनः बल देना। यानी कि अगर आप उसको एक बार शाबाशी दे दोगे तो वो बच्चा बार-बार उस काम को करना चाहेगा और उसे अच्छा लगेगा। तो पुनर्बलन का मतलब होता है कि आपने क्या किया? किसी को इनकरेज किया उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसने उस काम को किया तो आपने उसको प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर बीएफ स्किनर की भी परिभाषा आपने देख ली। अब बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय तीनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। तो बीओ स्मिथ ने क्या कहा है कि जो तीन के तीनों विषय हैं, यानी कि जो शिक्षक है, शिक्षार्थी और विषय यानी कि पाठ्यक्रम, इन तीनों पर ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है शिक्षण की प्रक्रिया में, पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें। अब इसके बाद देखिए शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह अधिगम में सहायक होता है। ये क्या होता है? अधिगम में सहायक होता है। अधिगम में सहायक कैसे होता है? शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को सीखते हैं जिसकी आवश्यकता उनका सर्वांगीण विकास करने में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि शिक्षण, पढ़ाई के माध्यम से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बच्चे इंग्लिश भी सीखते हैं, बच्चे मैथ भी सीखते हैं, बच्चे साइंस भी सीखते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं। सारे के सारे विषयों को सिखाने के लिए शिक्षक आते हैं और अलग-अलग विषयों का ज्ञान देते हैं बच्चों को। तो बच्चे को साइंस पढ़ाया जा रहा है तो उससे क्या होगा? उसके माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसको साइंस की चीजें पता चलेंगी, आविष्कार, खोज, इन सब के विषय में वो पढ़ रहा है। इसके अलावा गणित विषय को पढ़ रहा है तो उसकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी। उसको कब चीजों को घटाना है, कब जोड़ना है, कहाँ गुणा करना है, भाग करना है, ये सारी चीजें उसको समझ में आएंगी। तो जिस विषय का ज्ञान वह ले रहा है उससे क्या हो रहा है? उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही है, उसके अंदर उस विषय का ज्ञान आ रहा है और उस ज्ञान को क्या कर रहा है? वो अलग अलग जगह पे प्रयोग कर रहा है। अब बच्चे ने अगर गणित का ज्ञान ले लिया है, उसको जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, तो दुकान पर अगर सामान खरीदने गया है तो दुकानदार से पहले ही वो जोड़ लेगा कि कितने पैसे का कौन कौन से सामान उसने खरीदे हैं, वो जोड़ करके पैसा उसको दे देगा। तो इस तरीके से क्योंकि उसको जोड़ का ज्ञान हो गया है, तो जो जो विषय बच्चा सीखता है उस विषय का क्या करता है? वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। क्योंकि यहाँ पर छोटी कक्षाओं की बात हम कर रहे हैं, क्लास 1 to 5 की बात कर रहे हैं। आपको पता ही है कि आप ट्रेनिंग इसी के लिए ले रहे हैं डीएलएड की, तो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी विषय हैं सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक होते हैं, चाहे वह कोई भी विषय हो, हर विषय से बच्चा आगे बढ़ता है। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होती है शिक्षण से? तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हमने उद्देश्य बनाया है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन विषयों को, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अच्छा करना पड़ेगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं शिक्षण के द्वारा। जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाने का क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हमने बनाया है उसको प्राप्त करें। अब देखिए इसके बाद छात्रों का व्यवहार परिवर्तन होता है शिक्षण से। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राचीन एवं समसामयिक सूचनाएं देता है। शिक्षार्थियों को जैसी सूचनाएं दी जाती हैं वे वैसा ही व्यवहार करने की ओर प्रेरित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों को जिस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, चाहे वह परिवार के माध्यम से दी जाए, चाहे वह स्कूल के माध्यम से दी जाए, जिस प्रकार का उसको संस्कार दिया जाएगा, जिस प्रकार की उसको शिक्षा दी जाएगी, बच्चा उसी प्रकार का बनेगा। तो बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों को सही सूचनाएं दी जाए, उनका व्यवहार इस तरीके की सूचनाएं दी जाए कि उनका व्यवहार परिवर्तन हो और व्यवहार सही दिशा में परिवर्तित हो, वो अच्छा करने की सोचें अपने जीवन में। अब शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही क्या होता है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं।
तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है। एक संपूर्ण मानव में क्या करेगा? संपूर्ण मानव जाति के भले के लिए सोचेगा, वो कुछ अच्छा ही करना सोचेगा अपने जीवन में। छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना है, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना एवं सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। जब बच्चों को शुरू-शुरू में कोई बच्चा अगर ड्राइंग में अच्छा है, तो शिक्षक ने उसको बताया कि तुम कला बहुत अच्छा बनाते हो, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हो, तो बच्चा और मेहनत करेगा और मेहनत करेगा और धीरे-धीरे उसकी जो सृजनात्मकता यानी कि जो उसकी कला की क्षमता है पेंटिंग करने की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आगे चल करके पेंटर भी बन सकता है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो भी क्षमता, अगर कोई बच्चा गाने में अच्छा है तो वो सिंगर बन सकता है और इनकी इस क्षमता का पहचान कौन करता है? शिक्षक ही तो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही बात कही गई है कि बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है शिक्षण के द्वारा, यानी कि पढ़ाई के द्वारा, टीचिंग के द्वारा। इसके बाद शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि इसमें छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो आप उनको चाह कर के भी नहीं पढ़ा सकते हो जब तक उनके अंदर से खुद ये भावना ना आए कि हमें पढ़ना चाहिए। तो किस तरीके से आप अपने टीचिंग मेथड का प्रयोग, किस-किस प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ाएँगे, कौन-कौन से शिक्षण सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर ये कहें कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, इनको आप किस तरीके से बच्चों पर प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब अभी यही सारी चीजें आपको पढ़नी ही है। टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, टीचिंग के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये सभी को हम पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण, शिक्षक की दृष्टि से शिक्षण की प्रासंगिकता। तो शिक्षक शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सफल होता है। अगर शिक्षक ने ठान ही लिया है कि मैं सारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करके ही रहूंगा, सारे बच्चों को नेक इंसान बना करके रहूंगा, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा? परिवर्तन होगा ही होगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर है शिक्षक शिक्षण के द्वारा छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। स्वाभाविक सी बात है, अब अगर टीचर ने कोई कहानी बच्चों को सुनानी शुरू की और उस टीचर का बेल यानी कि घंटी समाप्त हो गई और कहानी खत्म नहीं हुई, तो बच्चों के दिमाग में उत्सुकता रहेगी कि अगले दिन जब सर आएंगे या मैम आएंगी, तो हमें वो कहानी क्या करनी है? पूरी उनसे सुननी है, क्योंकि आगे क्या हुआ, किस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ कहानी में, अभी तो हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत रहती है कि आगे सर क्या पढ़ाएंगे, आगे क्या मैम पढ़ाएंगी। इसके बाद देखिए, शिक्षण के द्वारा शिक्षक छात्रों की कमजोरियों का निदान करके सुधार के लिए उपचार देने का कार्य करते हैं। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण है, ये बहुत आसान है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं? बच्चे का कौन सा विषय कमजोर है उसका पता लगाते हैं और फिर उस जो भी विषय कमजोर है उसकी कमियों को दूर करके उसे सही कर देते हैं और बच्चे का वो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्लास चल रही है ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को बस इस वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप बना है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंचे और तभी मेरी मेहनत सफल होगी जब आप लोग इस वीडियो को सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे कि हमारी एक ही कोशिश है, जो भी बच्चा हमारे चैनल पे आया है वो इतनी मेहनत करे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करे। और इसके लिए लगातार हम आपका साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। दोस्तों, इसके बाद देखिए, शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे भावी जीवन के लिए तैयार करता है। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, पढ़ता है, तो उसका सर्वांगीण विकास होता ही होता है। शिक्षक के द्वारा या शिक्षण के द्वारा ही शिक्षक छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों को विकसित कर सकते हैं। आप लोगों को पता, अभी आपने कोरोना महामारी देखी। कोरोना महामारी में आपने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का कितना नतीजा हुआ ये आप सभी लोगों को पता है। हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल चली गई और बच्चे क्या करने लगे? मोबाइल में कार्टून देखने लगे पढ़ाई की जगह। तो कहीं ना कहीं जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तब तक वो बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, बहुत परिवारों के बच्चे आते हैं। बच्चे बहुत सारी चीजें अपने समूह के, अपने दोस्तों से ही सीख जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय होता है यह बहुत जरूरी है। यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें स्कूल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो स्कूल आते हैं तो उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है और बहुत अच्छी चीजें वो सीखते भी हैं क्लासरूम में। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। फर्स्ट
चैप्टर की, और आप लोग वीडियो को पूरा देखे भी होंगे और आपने इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा अब तक। तो दोस्तों चैनल से बने रहिए, ऐसे सारे वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। चैनल से ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। जय हिंद।